ओके जी, तो आई फॉर्मली वेलकम यू ऑल. माय नेम इज़ उसामा. आई डिड माय एमएस इन सीएस, और जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो एससी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. और इसके साथ ये है कि मैं अभी करंटली पीएचडी में भी इनरोल्ड हूँ यहीं पे फास्ट पे. और इट्स बीन मोर देन 1.5 ईयर कि यहाँ पे फास्ट में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया हुआ मैंने. और इस कोर्स के बाद ऑनवर्ड्स आगे भी कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपके साथ मेरे कोर्सेज आएंगे. लाइक इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और आगे जाके डेवऑप्स या क्लाउड कंप्यूटिंग समथिंग लाइक दिस, इस तरह के कोर्सेज में हम आगे भी चल के इंशाल्लाह मिलेंगे. अच्छा, आज वैसे फ़र्स्ट क्लास है तो इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होगा. ठीक है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कोर्स का कंटेंट देख लेंगे, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया वगैरह देख लेंगे, और कुछ जर्नल सी डिस्कशन कर लेंगे हम. ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा. जस्ट ये कि जस्ट आपको इस कोर्स के लिए मोटिवेट करना है आज की क्लास में कि ये कोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले ये मैं आप देख लें कि इस कोर्स का जो प्रीरेक है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. क्योंकि वो जो आपके प्रोस्पेक्टस में ना, उसमें कई जगहों पे ये डीएस लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो डेटा इसका वो नहीं है. तो आपको आपके जो फ्रेंड्स वगैरह भी अगर जो पूछे ना, तो आप उन्हें ये कंफर्म कर दें, क्लियर कर देंगे इसका जो है वो आपके पास ये है, ऊब है इसका. अच्छा, ये आपको इसका कोर्स कंटेंट नज़र आ रहा है. ठीक है, ये कोर्स कंटेंट जो है ये HEC की तरफ से है. HEC ने ये कोर्स कंटेंट हमें प्रोवाइड किया है. ठीक है, इसी को आप देख लें, इसी को हम फॉलो करेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा हम काम करेंगे. ठीक है, फॉलो तो इसको करेंगे लेकिन हम इंशाल्लाह काम इससे ज़्यादा ही करेंगे. ठीक है. अच्छा, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप लोग को मैं आप लोग को समझ भी आ जाएगी, वो क्लियर भी कर दूंगा. ठीक है, अभी ये जो कुछ बुलेट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो शायद ये भी आपको इतना अच्छे तरीके से समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स. ठीक है, ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं. ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सभी नहीं जो मेरे पास जो होंगी, और बाकी आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएंगी. ठीक है, और अगर कोई बुक ना हो तो आप इसको लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं. वैसे बुक्स पढ़ते होते हैं कि नहीं? जो बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में अच्छा, ठीक है. मेरा मैं जो डेटा आपको प्रोवाइड करूँगा, जो स्लाइड्स वगैरह ना, तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करूँगा होगी, लेकिन फिर भी बुक्स को देख लिया करें, एक हैबिट अपनी बनाएं. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया. अच्छा, अब बात करते हैं आपकी एवेल्यूएशन पे. ठीक है. अच्छा, ये तो लास्ट वाला वो है, तो इसकी एवेल्यूएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी. फाइनल हम 50 का ही करेंगे. ठीक है, और सेशनल 1 और 2 दो सेशनल हैं. ठीक है, तो इसको हम 15 का ही रहने देंगे. ये 80 हो गए आपके, और बाकी जो 20 है उसको हम असाइनमेंट्स, क्विज एंड प्रोजेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट को देख लेंगे, कोर्स के फ्लो कैसे चल रहा है और आपका इंटरेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से फिर हम इसको देख लेंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट देखेंगे. अगर प्रोजेक्ट ना हुआ तो फिर आपकी असाइनमेंट्स कुछ मेजर से रख लेंगे कि वो प्रोजेक्ट वाला काम भी इसमें हो जाए. अच्छा, इसमें जो पहला था ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसके साथ लैब थी. ठीक है, इसके साथ लैब नहीं है, लेकिन वो लैब वाला काम आप इसमें कर लोगे, इसके साथ लैब की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लैब में क्या करेंगे, लैब का काम जो मैं कराऊंगा उसमें क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, हम इसमें आप लोगों ने C लैंग्वेज पढ़ी होगी, C++ पढ़ी होगी, पाइथन पढ़ी होगी, यही लैंग्वेजेस पढ़ी है ना. ठीक है, हम इसमें जावा को पढ़ेंगे. ठीक है, जावा को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिज़ाइन से हम देखेंगे कैसे हम डिज़ाइन को मैप करेंगे कोड पे. तो अगर इस कोर्स को अगर हम डिवाइड करें ना, तो इसको मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है. ठीक है, पहला जो फेज़ है ना वो हमारा एनालिसिस का है. ठीक है, अभी एनालिसिस क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा ये एनालिसिस क्या होता है. अच्छा, दूसरा फेज़ जो है हमारा वो डिज़ाइन का फेज़ है. ठीक है,
एनालिसिस हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, इसी तरह हम जाएंगे। पहले एनालिसिस, देन डिज़ाइन, और उसके बाद फिर हमारा जो फेज़ होगा वो है डिज़ाइन मैपिंग टू कोड। जो हमने डिज़ाइन किया होगा उसको हम कोड पे मैप करेंगे। तो मैं इतनी डिटेल से ये कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कि वो भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी। अच्छा, जब डिज़ाइन मैपिंग टू कोड के फेज़ में हम जाएंगे ना, मे बी इन 7th और 8th वीक, ठीक है, तो तब हम ये लैंग्वेज शुरू करेंगे जावा, ठीक है। और फिर 7th वीक तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, ठीक है, जितना एनालिसिस, जितना डिज़ाइन, तो हम फिर उसको कोड पे मैप करने की कोशिश करेंगे। ये आपको हो गया तीसरा फेज़। फिर चौथा फेज़ जो है आपका, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है। तो ये लास्ट फेज़ होगा जिसमें हम डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स को देखेंगे। डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं इसकी फिर हम डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। तो कोर्स ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। नई लैंग्वेज एक सीख लोगे, ठीक है, वो इसीलिए जावा इसमें वो की है क्योंकि इससे पहले और लैंग्वेजेस आपने जावा नहीं पढ़ी, ठीक है। तो बेसिकली ये कि जावा का अगर यहाँ पे जो आउटलाइन आपको दिख रही है ना, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लाइक वो मैंने स्टूडेंट्स के कहने में पढ़ाई थी, जैसे ये इवेंट प्रोग्रामिंग आपको नज़र आ रहा है, और ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इसका ताल्लुक हमारे कोर्स के साथ तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ने कहा था कि हम ये पढ़ते हैं तो मैंने पढ़ा दिया था। इसी तरह ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका, हाँ, इसका ताल्लुक है, इसको हम इसको कर लेंगे, ना भी करें तो इसका इतना इशू नहीं। लेकिन जो मैं बताने का मकसद ये है कि अगर सिर्फ जावा का कोर्स होता ना, जावा का, तो हम जावा में बहुत सी और डिटेल्स पढ़ते, लाइक सॉकेट प्रोग्रामिंग और बहुत सी चीज़ें। लेकिन हमारा कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव ये है ना, वो ये है कि आप ये जितना भी ऊपर कंटेंट पढ़ा है डिज़ाइन से रिलेटेड, इससे आप कोड कैसे जनरेट करोगे, इसको कोड पे मैप करना, तो ये मैपिंग हमारा असल में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जावा हम एज अ बस एक सपोर्ट के लिए, हमें एक लैंग्वेज चाहिए तो हम जावा यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, जी जी। होगा क्या उसमें? वैसे आज फर्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पूछेंगे। हाँ, ये एक्चुअली देखें, ये ग्रेड बीटिंग में डिसाइड होता है। अगर क्लास का एवरेज अच्छा है, ठीक है, तो फिर एब्सोल्यूट पे हम जाते हैं और एब्सोल्यूट के साथ हम कोई कर्व लगा देते हैं 8 का 4 का इस तरह से। और अगर क्लास के हालात बहुत बुरे हैं तो फिर रिलेटिव पे मजबूरन फिर रिलेटिव। अच्छी एवरेज 70 तक हो, 65 70 इस तरह से वैसे पॉसिबल है इसमें? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, एक एक करके बात करें, सब बात नहीं करें, ठीक है। जैसे कि आप, मैंने कहा ये लेक्चर इसीलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस इन्वायरमेंट डिस्कस करें। अच्छा, ये चलो बात की बातें हैं ना, ये देखेंगे कि रिलेटिव क्या, वो तो बात की बातें हैं, ठीक है। अभी क्यों आपको टेंशन लगी, पहले कोर्स को देख लें, थोड़ा कोर्स को पढ़ लें, सेशन 1 2 देख लें, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक सजेशन एक आपके लिए वो है कि आप ना सिर्फ इस कोर्स को, जिस कोर्स को भी पढ़ें तो समझ के पढ़ें, ठीक है। और हमारे CS में कोर्स ऐसे होते हैं, लॉजिकल होते हैं, उसमें ये रटाराइजेशन, ये चीज़ें तो वैसे ही ऑलरेडी होती नहीं है, तो आपने समझ के पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं, और जो फर्स्ट वीक का जो कंटेंट है उसको हम देख लेते हैं, और थोड़ी बहुत जनरल से डिस्कशन कर लेते हैं इस सब्जेक्ट की मोटिवेशन के लिए, ठीक है। क्यों आप ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एनालिसिस पढ़ रहे हो, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट मैंने आपको, कंटेंट को एक बार दोबारा देख लेते हैं जस्ट आपको बताने के लिए। इसमें आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, लाइक मॉडलिंग के, डायग्राम्स के वर्ड बहुत नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यही हम इस कोर्स में करने जा रहे हैं, मॉडलिंग, डिज़ाइन, ठीक है। और यही इस कोर्स, चूँकि नाम ही यही हम इस सब कोर्स में करने जा रहे हैं। आर्किटेक्चर भी है, लेकिन आर्किटेक्चर पे हम इतनी बात नहीं करेंगे, हम डिज़ाइन पे हमारा फोकस रहेगा। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट में SE का कोर्स है, तो इस कोर्स में और उस कोर्स में थोड़ी ओवरलैपिंग है, कुछ यहाँ के कंसेप्ट दोबारा वहाँ पे SE के उसमें डाले हुए हैं।
तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि मैं ये आर्किटेक्चर का फेज़ जो है ये मैं छोड़ देता हूँ बिल्कुल, ये मैं नहीं कराता इसको, फिर मैं सारा एसई में मैं इसको कवर करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये बुक्स भी आपको बता दी जी। पता नहीं है, उस वक्त डिपेंड करता है कोर्सेज़ पे, लेकिन अभी तक दो दो बार ऑफर हो चुका है तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एस भी मेरी दूसरी दफ़ा है, और ऐसी भी अगर हुआ तो ऐसी भी 2 बार पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ये भी हो गया। यहाँ पे चलते हैं हम आज के कंटेंट पे। नहीं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, जस्ट मुझे 1 मिनट दे कि मैं इसकी राइटिंग को देख लूँ। राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी क्योंकि मैं राइटिंग पैड फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो राइटिंग पे थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, वीक 1 के जो हमारे कंटेंट है ना, जो इस वीक की 2 क्लासेस में हमने कवर करना है, वो ये है कि पहले तो हम थोड़ा बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर को देखेंगे, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक डेफिनेशन आप लोगों ने सॉफ्टवेयर की पढ़ी होगी, ठीक है। एक डेफिनेशन मैं आपको सॉफ्टवेयर की बताऊंगा जो IEEE जो कहते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ अ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम देखेंगे क्या क्या फेजेस हैं, और थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे बात होगी क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन यहाँ पे इसमें लिंक है, ठीक है। फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वीक का एजेंडा के लिए या कंटेंट के लिए। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर का हमारी सोसाइटी पे एक ह्यूज इम्पैक्ट है। ह्यूज इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसमें आप देखें कि आपको सॉफ्टवेयर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, क्या इसमें सॉफ्टवेयर होगा या होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक फेसबुक, सबको पता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। गूगल, योर सर्च इंजन, अगेन इट्स अ सॉफ्टवेयर। इवन इन यूर मोबाइल फोन्स, ठीक है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो ये पिक्चर्स को बताने का मकसद ये था कि सॉफ्टवेयर आपका, एक तो हर सॉफ्टवेयर से, मतलब आप कंप्यूटर साइंस में है तो आपका प्रोग्रामिंग से और सॉफ्टवेयर से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, ये पिक्चर्स बताने का मकसद ये है कि आप अगर ये देखें, ये इस पिक्चर को देखें, फेसबुक को देखें, गूगल को देखें, और आपका जो एंड्रॉयड, आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कोई छोटे सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये इसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं? इसे हम कहते हैं कि दीज आर बेसिकली लार्ज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर के लिए अगर हमें कुछ इसको किसी कैटेगरी में डालना हो तो हम कहेंगे दीज आर लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब ये लार्ज स्केल और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है हमारा, ठीक है। लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आप देखें कि इन सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के कितने यूज़र्स हैं? मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की बात करें, इसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स तो नहीं होंगे, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी जो है वो कंप्यूटेशन चाहिए, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कंप्यूटेशन चाहिए, ठीक है। तो ये भी लार्ज स्केल है, ये भी लार्ज स्केल है। इस तरह गूगल है, तो गूगल को भी कितने लोग, मतलब जितने लोग इंटरनेट पे गूगल को यूज़ करते हैं मस्त। तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में नहीं आता, वो सॉफ्टवेयर्स जो किसी आपको स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नज़र आते हैं, ठीक है। तो इनका कम्प्लेक्सिटी लेवल उनसे काफ़ी हद तक डिफरेंट है। अच्छा, अब जब आपके पास इस तरह के लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम जब आपके पास आते हैं, ठीक है, तो इसको हम जब हमें इसको डेवलप करना हो तो हम स्ट्रेट अवे इसको डेवलप नहीं कर सकते। स्ट्रेट अवे डेवलप करने से मेरा मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस जाएं और
कोडिंग को स्टार्ट कर दें, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते, तो फिर हम करते क्या है, तो बेसिकली हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर फेज़ से गुजरते हैं। फेज़ 1 में हम कुछ करते हैं, फिर फेज़ 2 में जाते हैं, फिर फेज़ 3, फेज़ 4 एंड सो ऑन। वो फेजेस भी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कि हम फर्दर डिस्कशन में जाएं, कुछ आपको एप्लीकेशंस बता देता हूँ सॉफ्टवेयर की। कुछ आपको पता होंगी, ठीक है, और जो आपको नहीं पता वो आपको फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहले कैटेगरी है, यू ऑल नो व्हाट आर पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एनी एग्जांपल्स? पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप पर्सनल पीसी पे यूज़ करते हो, बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल? फ्लेक्स बिजनेस के लिए, हाँ अभी क्या कहा आपने, क्विक बुक, ठीक है। इस तरह से जो बिजनेस पर्पसेस में आपको सपोर्ट करें, ठीक है। या जो आपके पास एंटरप्राइज सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो हो गया आपके पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सबको पता होगा, वो यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, ये शायद आपको रियल टाइम सॉफ्टवेयर आपको शायद ना पता हो, पता है? अच्छा, चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। रियल टाइम सॉफ्टवेयर को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि रियल टाइम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर्स इन विच वी डिमांड एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जिसमें हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए हो, ठीक है, उसे हम रियल टाइम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कहते हैं। और अगर वो इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें ना मिले तो फिर हमें ऐसा हो सकता है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है, ठीक है। कैसे डिज़ास्टर हो सकता है, ठीक है, जैसे इसको देख लें आप, अभी आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को अगर हम इन एयरक्राफ्ट वगैरह को कंट्रोल कर रहे हो, तो अगर रियल टाइम में कोई कैलकुलेशन ना हो, रियल टाइम में कुछ हमें रिस्पॉन्स ना मिले, तो आपको पता क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्रैश होने का ख़तरा है और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। एज्यूम करें कि क्या एग्जांपल, हाँ, हॉस्पिटल के अंदर देखें कोई क्रिटिकल पेशेंट है, ठीक है, एंड उसको इक्विप किया गया है डिफरेंट सेंसर से, और उसकी रीडिंग्स ले रहे हैं, लाइक उसकी हार्ट बीट, उसकी कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। उसके साथ लेट से कुछ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो उसको देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो ही एंड पे हो तो अलर्ट कर दी जाए। तो अब इस केस में भी अगर इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर हेल्थ के लिए कंसर्न हो सकता है। इसी तरह एक और एग्जांपल आप उसकी अगर देख लें, आपने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो अब वो कार भी जो है आपके पास, तो वो भी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होती है। तो अगर लेट से मैं उसको सॉफ्टवेयर से ऑपरेट कर रहा हूँ, और इफ़ वी हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, और अगर वो ब्रेक्स जो है वो वक्त पे ना लगे, रियल टाइम में उससे रिस्पांस ना करे, तो अगेन आपका हेल्थ का कंसर्न हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल आप अगर मुझे देना चाहें तो हाँ, फायर अलार्म्स वगैरह और IoT रिलेटेड ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे फायर अलार्म्स के लिए कि सेंसर्स लगे हुए हैं और वो ये कर रहे हैं कि स्मोक डिटेक्ट कर रहे हैं, और जो ही स्मोक डिटेक्ट किया और उसके बाद फ़ौरन, तो इस केस में भी अगर रियल टाइम रिस्पांस ना मिले तो हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब आप अगर उसको देख लें, फ्लेक्स को देख लें, क्या चीज़, रोबोटिक आर्म्स, अब पर्पस उनका क्या क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर हाँ उसका भी ये यूज़ केस भी हो सकता है। और इसके अलावा अच्छा, अब ये फ्लेक्स है, ठीक है, लेट से इस पे अगर रियल टाइम रिस्पांस ना मिले तो ठीक है ना, अक्सर नहीं भी मिलता, ठीक है, तो खैर कोई इशू नहीं, कोई हेल्थ क्रिटिकलिटी नहीं है ना, कोई इस तरह इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस बताने के लिए कि रियल टाइम सिस्टम्स और
नॉन रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स, वैसे सॉफ्टवेयर जो बने हैं किसी इंजीनियरिंग के काम के लिए या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, ठीक है, जैसे कुछ सिमुलेशन टूल्स होती हैं, मैटलैब वगैरह, और मेरे माइंड में भी कोई नाम नहीं है, बहुत बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जैसे SSP है, ये स्टैटिस्टिक्स के लिए वो बना हुआ है, तो इस तरह से। अच्छा, एक और कैटेगरी आ गई है दैट इज़ अगेन इंटरेस्टिंग, वो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। तो एम्बेडेड का नाम सुना है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एग्जांपल भी दे दें। मशीन लर्निंग। हाँ, ठीक है, इसको ऐसे आप एम्बेडेड, नॉर्मल तो ये है कि जैसे ये भी एम्बेडेड है, इसमें विंडो है, मोबाइल भी एम्बेडेड है, ठीक है, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम्स में एक ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा अप्लायंस हो, ठीक, कोई भी ऐसा डिवाइस हो, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर एम्बेड हो और वी आर नॉट यूजिंग दैट फॉर सम कंप्यूटेशन पर्पसेस, तो उसे हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन पर्पसेस से मेरा मतलब क्या है कि लेट्स से जैसे जेरोक्स मशीन है, फोटोकॉपी मशीन है, ठीक है, तो उससे हम अपनी मर्जी का कुछ काम तो ले रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ कंप्यूटेशन नहीं करा रहे, जैसे हम कंप्यूटर पे करते हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं कि इतनी कॉपीज चाहिए, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर एम्बेड है, ठीक है। दूसरा इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे ये इसकी जो डिवाइसेस हैं, एम्बेडेड डिवाइसेस, वो आपको वहाँ पे बहुत नज़र आएंगे इस फील्ड में, IoT की फील्ड में। IoT का फील्ड का नाम तो सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें जो हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, आपने वो शायद नाम वो भी सुने होंगे, रास्पबेरी पाई वगैरह, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो, नोड MCU, इस तरह से कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपके पास उन्हें हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। वो मिनी कंप्यूटर्स हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो आपके पाम पे, पाम के साइज़ के हैं, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो वो आपके उसमें हम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं, ठीक है। तो दोनों पर्पसेस हो सकते हैं, आप उसको एम्बेडेड, जब भी सॉफ्टवेयर एम्बेड होगा, तो अगर रास्पबेरी पाई में है तो कुछ कंप्यूटेशन पर्पसेस के लिए होगा, और अगर किसी और जैसे माइक्रोवेव कहा और फोटोकॉपी मशीन इस तरह की, तो उसमें उसका यूज़ है, तो उसमें सॉफ्टवेयर एम्बेड है, लेकिन उसको हम किसी कंप्यूटेशन पर्पस के लिए नहीं भी यूज़ करें, लेकिन स्टिल दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर आई थिंक सबको पता है, इसकी बताने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जैसे रोबोटिक्स की बात की, ठीक है, मशीन लर्निंग बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है जो मेडिकल इमेजेस का एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है जो कुछ डिटेक्ट कर रहा है, कुछ रिकमेंड कर रहा है, क्या हुआ? ये कैसे यार, ये अभी हुई है कि नहीं? अच्छा, ऐसा वो हुआ था काफ़ी टाइम से, मैंने इसको चलिए जी, वापस आते हैं अपने इस पे। हम कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे? हाँ, सॉफ्टवेयर्स पे, ठीक है। बस स्टॉप प्लीज़। ये आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हैं, सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल देने का मकसद ये था कि हर सॉफ्टवेयर का जो पर्पस है ना, वो डिफरेंट है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी कुछ नीड्स हैं, ठीक है। रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाने होंगे तो उसके लिए अपनी कुछ वर्किंग हमें करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट कैटेगरीज में आपको बताया गया है, ठीक है। अच्छा, आते हैं थोड़े से हम कुछ इश्यूज़ पर, ठीक है। ये कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको, जी AI की तो मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। एक रोबोटिक्स दी है, ठीक है।
एक आपको ऐसा सिस्टम दिया है जो लेट से जो इमेज प्रोसेसिंग बेस है, जिसको हम कुछ इमेजेस दें, उसकी बेस पे वो हमें कुछ लाइक एक्सरे इमेजेस हैं, उसकी बेस पे डिटेक्ट करके बता दें वर्ड कि देखो जो आजकल आया है, जो इमेजेस खुद ही बना के देगी AI, इसको वर्ड देते हैं वर्ड देते हैं उससे इमेजेस, मुझे भी पता नहीं, देखा नहीं मैंने, लेकिन होंगे बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। आप मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग में आपको उसकी चीज़ें नज़र आएंगी। लेट से मैं उसको एक्सरे की इमेजेस देता हूँ, उससे वो डिटेक्ट करता है कि इस एक्सरे से देख के बता दे कि भाई इसको लेट से अगर वो लंग्स के एक्सरेज हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम मसला है कि नहीं, कोई क्या कहते हैं ट्यूमर है कि नहीं, ठीक है। अगर ब्रेन की इमेजेस दे दे, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ आप डिटेक्ट करें, ये AI की एग्जांपल है। और आपको आपकी जो ये रिकमेंडर सिस्टम्स हैं, ठीक है, आपको लेट से यूट्यूब पे आपको जिस तरह की आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, लेट से सॉन्ग, उसी तरह की आपको रिकमेंडेशन आती है। ये भी एक AI की एग्जांपल है, ठीक है। AI ये नहीं है कि बस AI आप जब उसका नाम सुनो तो वो आपको जो मूवीज़ में देखते हैं वो वाली चीज़ें हो, ठीक है। AI में ना दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, मेन। एक को नैरो कहते हैं और एक को जनरल कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस वो है जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है, जो बहुत कुछ दिखाते हैं। तो वो उस पर बहुत कम काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि एक रोबोट हो वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करे, तो उसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो जो नैरो वाला फेज़ है ना, तो उसमें भी आपको छोटी मोटी एप्लीकेशन नज़र आएंगी, इमेज प्रोसेसिंग की, मशीन लर्निंग की, और इस तरह से उस पर बहुत काम हो रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा कि रोबोटिक्स जो है वो सर्जरीज करेंगे आने वाले वक्त में, कर रहे हैं, ठीक है, इस पे ठीक है काम हो रहा है, लेकिन अगेन इसमें बहुत सी बहुत से रिस्क हैं, ठीक है। ये जनरल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ड्राइवरलेस कार्स भी हैं, ठीक है, चल रही है, लेकिन स्टिल बहुत काम इसमें भी है। अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ इश्यूज डिस्कस करते हैं हम कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेट्स से एग्जिस्ट हुई या एग्जिस्ट किया, और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आप इशू देखो, तो पहला इशू ये है कि जो मेन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड आई, वो ये था कि द फाइनल सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको भी ज़रा समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हिस्ट्री पर। ये जो बाकी की इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वगैरह, ये सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग से पहले के हैं, ठीक है, ये पहले से चलते आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस बहुत हो रहे थे। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर बनता था, उस पर इतनी एफर्ट लगी, इतना टाइम लगा, ठीक है, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी होगी, और उसके बाद सॉफ्टवेयर आपके फेल होते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस फेलियर से कैसे बचा जाए। तो उस वक्त फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई 1968, नेट पे लिखा है, पता नहीं एग्जैक्ट यही था, साल 2 साल का फ़र्क भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो उसमें उस वक्त के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये सजेशन दी कि जैसे इंजीनियरिंग बाकी डिसिप्लिन्स में अप्लाई होती है इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, तो सिमिलरली इसको सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमें लाना चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर भी कोई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हो, कुछ प्रिंसिपल्स हों, कुछ मेथड्स हों, कुछ टूल्स हों, जिसको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को बनाएं, तो और हमें ये जो फेलियर एट द एंड मिलता है ये हमें ना मिले, या मिले भी तो कम मिले, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर 1968 में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आया, और फिर उस वक्त से लेके अब तक डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टूल्स, कुछ मेथड्स वगैरह प्रपोज किए कि इनको फॉलो करें तो आप एक क्वालिटी अवेयर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हिस्ट्री, ठीक है। तो ये एक मसला ये था, सॉफ्टवेयर फेल होते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इशू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये है कि हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू हैव टू ऐड अ फंक्शनैलिटी इन योर सिस्टम, तो ये हमारे लिए एक हेक्टिक एक प्रॉब्लम हो जाता था। वो कैसे, क्या चीज़? नहीं, वो अपडेट नहीं, आपको कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है सॉफ्टवेयर सिस्टम में। लेट्स से फ्लेक्स में हम डिफरेंट काम कर रहे हैं, हम कहते हैं फ्लेक्स में एक नया फीचर होना चाहिए कि वो स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट करे, उसकी एप्लीकेशन
को ट्रैक कर सकें कि एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ये एक नया फीचर ऐड करना है, ठीक है। तो इस नए फीचर को ऐड करना अगर मुश्किल हो जाए, ठीक है, और मुश्किल होता था, ठीक है, क्यों होता था कि वो प्रॉपर डिज़ाइन के थ्रू, प्रॉपर आर्किटेक्चर के थ्रू नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो ये अगेन एक प्रॉब्लम थी। इसकी एग्जांपल देखें, ऐसे है ना, इसकी एग्जांपल की लेट से ये बिल्डिंग है, ठीक है, और हमें इस रूम में कुछ चेंजेस करनी है। लेट से इस रूम की जो ये सीलिंग है इसको चेंज करना है और कुछ नई बनानी है। तो हम लेट से इस सीलिंग को गिराते हैं, ठीक है, और इसके गिरने की वजह से ये इसके साथ जो ये अटैच रूम है उसकी सीलिंग भी गिर जाए। तो अब हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड करना क्या एक प्रॉब्लम होगी। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा डिज़ाइन जो था वो फ्लेक्सिबल नहीं था, वो पुअर डिज़ाइन था, वो ऐसा डिज़ाइन था कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं थी। हमने यहाँ पे चेंजेस की, उसका इफेक्ट इतना था कि उसकी वजह से वो दूसरा जो ठीक ठाक काम कर रहा था उस मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम आ गई। तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये एक इशू है। तो ये जितने इश्यूज आपको नज़र, पहले दो जो इश्यूज आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसी का सोल्यूशन हमें ये दिया गया है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अभी इस पर थोड़ी बात करते हैं। उससे पहले एक ये कोड देख लें, ठीक है। आइंस्टाइन की है कि अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, मतलब ये कि एक होशियार बंदा ये है कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जैसे कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। वाइज पर्सन क्या है, जो उससे भी ज़्यादा होशियार बंदा है, वो कौन है? वो ये है कि जो इसको अवॉइड करे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम को आने ही ना दिए, बढ़ाए नहीं, प्रॉब्लम को आने ही ना दिया जाए। कोशिश ये करनी है कि प्रॉब्लम हम जितनी अवॉइड कर सकें। अवॉइड का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गई और हम बस छोड़ दिए, वो अवॉइड नहीं। प्रॉब्लम अवॉइड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टैक्टिक्स, कुछ ऐसा कुछ करे कि प्रॉब्लम आने के चांसेस कम से कम, और आ भी जाए तो हम उसे टैकल कर सकें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अभी हम जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर वहाँ से हम जाएंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की तरफ, ठीक है। और फिर हम डिज़ाइन बेसिकली हम सेकंड वीक से हम इसको डिटेल से देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, थर्ड पॉइंट, बैड डॉक्यूमेंटेशन। ये बैड डॉक्यूमेंटेशन से क्या मतलब है, ठीक है। इस तरह करते हैं कि मैं एक दूसरे पेज पे जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब, इसको ज़रा समझिए। अच्छा, ये आपको बनानी भी है, ये क्या होगा, देख लीजिए। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर में आ जाए सर। जी, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन में भी आता है, दोनों में आता है। अभी इस पर बात करते हैं। ये अच्छा, उससे पहले ज़रा आप ये देख लें, अभी तक आप लोगों ने अभी तक सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशंस पढ़ी, तो कैसे आप सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हो? कोई भी हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी, हार्डवेयर के साथ connectivity, एक हो गया, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ये कहते हैं, ठीक, एक ही हो गया। और इसी तरह की मिलती जुलती डेफिनेशन हम करते हैं ना। अच्छा, हाँ, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल। हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि ये जो IEEE है, ये सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। ज़रा इसको देख लें। IEEE सॉफ्टवेयर को जब डिफाइन करता है तो उसने क्या डेफिनेशन दी, उसको आप देखें अगर डेफिनेशन को, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड पॉसिबल एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। तो IEEE का तो पता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट IT रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको ये सेट करते हैं, ठीक है। इनकी जो भी मेंबर्स हैं, तो काफ़ी मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सारी दुनिया से एक्सपर्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है। और वो जो नए स्टैंडर्ड्स वगैरह किसी भी फील्ड से कोई नया राउटर बनाया, उसको देखेंगे कि भाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया नहीं, इस तरह से। अच्छा, तो IEEE जो है ना, वो आपके सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर तब कहता है जब कंप्यूटर प्रोग्राम प्लस उसके साथ क्या हो, डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर वो उसको सॉफ्टवेयर नहीं कहता, वो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं।
ऐसा क्यों, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे आ जाए दोबारा। अच्छा जी, देखें डॉक्यूमेंटेशन का मसला क्या है। देखें आप लोग कोड करते हैं, ठीक है, अपना कोड ही आप अगर 2 मंथ्स बाद देखो तो आपको नहीं समझ आएगी कि ये मैंने क्या किया था। ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, हालांकि आपने कमेंट भी किया हो, समझ आ जाएगा, लेकिन स्टिल आपको उस पर थोड़ी मज़ीद वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब मैं अपना कोड आफ्टर सम टाइम्स देख के इतनी आसानी से नहीं समझ सकता, तो जब मुझे किसी और का कोड प्रोवाइड किया जाए कि भाई इसमें आपने कुछ चेंजेस करनी है या कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है या कुछ इसमें करना है, तो मुझे उसको समझने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और शायद मैं उसको समझ भी ना सकूँ, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम को एक तरीके से अप्रोच करता हूँ, मेरी अपनी लॉजिक है, आपकी अपनी लॉजिक है, आपकी अपनी लॉजिक है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब आप सॉफ्टवेयर को आसानी से समझ सकोगे। अब डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है, नंबर 1 यहाँ पे आप अगर देखें तो नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, और जो हम भी इस कोर्स में जैसे हमने कहा था, जो आउटलाइन दिखाया था, सबसे पहला काम क्या है, एनालिसिस का। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये आप SRS डॉक्यूमेंट्स मीन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे उसको ऐसे भी कर लूँ, फेजेस वाइज भी अगर बता दूँ आपको, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो फेजेस है, तो उसमें जो पहला फेज़ है वो आपके पास होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कह सकते हो और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी। तो इस पहले फेज़ का पर्पस क्या होता है कि आप एक SRS डॉक्यूमेंट बनाओ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में सारी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई होंगी, प्लस इसमें एक और चीज़ होगी, वो क्या होगी, वो आपके पास इसमें होगा एनालिसिस मॉडल्स। ठीक है, तो अभी देखें, अभी अगर कुछ टर्म्स आपको, लेट्स से एनालिसिस मॉडल्स के हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, ये मॉडल कैसे बनाते हैं, हम बनाएंगे कुछ डायग्राम्स को यूज़ करके। तो एनालिसिस मॉडल का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। जी, ये फर्स्ट फेज, दोनों फर्स्ट फेज में। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं कि इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, फेज़ 1। अच्छा देखिए, ये मॉडलिंग हम क्यों करते हैं, जस्ट अभी इसकी मोटिवेशन है। देखिए, आपने एक वो सुना होगा, पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। ठीक है, कि अगर मैं आपको कुछ पेज दूं और उस पर कुछ डिफरेंट लाइंस लिख के दूं, ठीक है, तो आप पढ़ोगे, फिर उसको समझोगे, और उसके अल्टरनेट में मैं अगर आपको एक पिक्चर दिखाऊं, तो पिक्चर जो है वो आपको फ़ौरन आपको समझ आ जाएगी, ह्यूमन साइकी है। ठीक है, आप लेट्स से 10 साल बाद मुझसे मिलो तो शायद हमें एक दूसरे के नेम नहीं याद होंगे, लेकिन फेस याद होगा कि हाँ भाई ये मैंने इधर देखा था, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह ये पिक्चर का इम्पैक्ट होता है। तो हम यहाँ पे इस फेज़ के अंदर क्या करते हैं, इस फेज़ के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसका एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग सम डायग्राम्स। हम उसके मॉडल्स बनाते हैं ताकि हम उसको उसका अच्छी तरीके से क्या कर सकें, एनालिसिस कर सकें। तो हम यही करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। पहला फेज़ जो है मे बी वीक 2-3 में ये एनालिसिस का फेज़ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई SRS डॉक्यूमेंट देखेगा तो उसको इस सॉफ्टवेयर की सारी स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगी कि इसमें क्या क्या काम कैसे हो रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस रिक्वायरमेंट की बेस पे ये सॉफ्टवेयर आपका बना है। ठीक है, नंबर 1 डॉक्यूमेंट तो आपका ये हो गया। जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, इसके बाद हम सेकंड फेज़ पे आते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड फेज़ है, और जो है आपके पास जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन। ठीक है, जो आपका कोर्स का नाम भी है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। जी जी सर, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है ना सर, इसमें जो टेक्निकलिटी हम निकालते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं ना। हम क्या निकालते हैं, सॉरी? जो टेक्निकलिटी हम एनालिसिस हाँ। करते हैं, जो चीज़ें हम इससे निकालते हैं, उस पर हम एक एक्सप्लेनेशन भी इस चीज़ की करते हैं ना उसकी, हाँ, उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं कि अब हमने ये रिक्वायरमेंट्स हमने फाइनलाइज किए, मॉडल्स बनाए, क्या ये ठीक भी है कि नहीं।
तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए फिर तरीका ये है कि उसके लिए कोई टूल ऐसा नहीं है, फिर जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो मिल के डिस्कस करते हैं, मीटिंग टाइप के लोग जो देखते हैं कि भाई इसमें हर कोई अपनी ऐसा है कि जैसे मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं एक SRS आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, आप लोग उस पर कमेंट्स करोगे कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, तो वो मॉडल्स के थ्रू मुझे फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक वेरिफिकेशन का तरीका है। तो जब वो सब एग्री हो जाए तो फिर वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ओके हो जाता है। उसमें सारे बंदे बैठते हैं टीम के, टेस्टर भी होगा, QA का क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा भी होगा, डेवलपर्स भी होंगे। हाँ, कस्टमर की तरफ से आती है। अच्छा देखें, जैसे इन्होंने पूछा रिक्वायरमेंट्स तो कस्टमर की तरफ से आती है, ठीक है। देखिए अब अभी तो आगे की बात हम कर देते हैं। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें कस्टमर नहीं बता सकता। लेट से वो हमें ये बताएगा कि यार लेट से बैंक है, उसको ATM मशीन चाहिए और ATM मशीन से उसको कैश विड्रॉ करना है, वो हमें सिर्फ ये बता देगा। अब इस प्रोसेस के साथ कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी साथ इसके लिंक्ड है, जिसे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन जस्ट इन्होंने क्वेश्चन किया तो आंसर कर रहा हूँ। अब सिक्योरिटी के बारे में आपको कस्टमर नहीं बताएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस के बारे में आपको कस्टमर नहीं बताएगा। इस सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल कैसे बनाना वो हमें कस्टमर नहीं बताएगा। तो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और दूसरी बात जो है, आपका कस्टमर इतना टेक्निकल तो होगा नहीं, ठीक है। उसको शायद ये भी ना पता हो कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल वो बताएगा, लेकिन उसका एनालिसिस करना हमारा काम है, ठीक है। और कस्टमर से इंटरव्यू के थ्रू उससे बात करके उससे रिक्वायरमेंट्स लेना भी हमारा काम है, कि उससे हम कहें कि भाई आप हमें डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स दो, और उसके साथ हम काफ़ी नेगोशिएट करें, उससे हम बातचीत करें और उससे हम रिक्वायरमेंट्स निकालें, क्योंकि वो हमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं बताएगा, ठीक है। और ये हमारा काम है कि हम उससे कैसे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। तो उसके भी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, हम उसको भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट की फेज़ में देख लेंगे, इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हम बहुत और चीज़ों में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये काम है, क्योंकि कस्टमर टेक्निकल नहीं होता, ये बात आप लोग याद में रखें। और वो आपको फिर आखिर में कहेगा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद कि मुझे तो ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, तो पहले बताना था, ठीक है। तो ये इस चीज़ को देखना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ, तो ये सेकंड फेज़ है ना, डिज़ाइन, ठीक है। इस फेज़ के अंदर आपके पास हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है आर्किटेक्चर। देखिए, जो काम भी होता है ना, वो डिज़ाइन या आर्किटेक्चर के बगैर नहीं होता। किसी भी प्रोजेक्ट को ले लो, किसी भी बिल्डिंग को ले लो, ठीक है। इवन ये फास्ट को ही देख लें तो डेफिनेटली इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर तो बना होगा ना। आर्किटेक्चर के बगैर काम स्टार्ट नहीं होता। BRT का प्रोजेक्ट है, उसका आर्किटेक्चर बना होगा, उसके बाद वर्किंग शुरू की होगी, ठीक है। अच्छा, आम ले मैन के लिए और वैसे बंदे के लिए ये टर्म्स इंटरचेंजली यूज़ होती है। डिज़ाइन आर्किटेक्चर उनके लिए सेम होता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इसमें देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो जब हम डिज़ाइन को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, मे बी या सेकेंड वीक की फर्स्ट क्लास में, तो फिर मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा कि डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इतना बहुत भी, लेकिन डिफरेंस है। आपके लिए एटलीस्ट आप कोर्स को पढ़ने के बाद और या भी करें, इसके बाद आपने इन दो चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। अगर आप आर्किटेक्चर कहते हैं या मैं आर्किटेक्चर कहता हूँ, तो इससे मेरी मुराद कुछ और होगी, और जब मैं डिज़ाइन कहता हूँ तो इससे मेरी मुराद कुछ और होगी। तो ये डिफरेंस मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो इस फेज़ में ये दो आपके पास इस फेज़ के डिज़ाइन की फेज़ में आपके पास डॉक्यूमेंट में ये दो चीज़ें होगी, आर्किटेक्चर की डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन आपके पास होगी। दो फेज़ हो गए, ठीक है। अभी हमने ये सारे फेजेस पढ़ने हैं। इस कोर्स में हम कौन से फेज़ पढ़ेंगे? इस कोर्स में हम 3 फेजेस पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वन एनालिसिस का, सेकंड फेज़ डिज़ाइन का, और डिज़ाइन के बाद थर्ड फेज़ कौन सा होगा? कौन सा? हाँ, कोड, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कह लें या कोड कह लें, ठीक है। तो ये आपके दो फेज़ हो गए, ठीक है। इसके बाद तीसरा फेज़ तीसरा फेज़ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ज़रा, ठीक है। तीसरा फेज़ आपका कोड का है, तो कोड का फेज़ भी हम करेंगे। और ये सारे फेज़ आपस में लिंक्ड होते हैं, अच्छा, ठीक है। कोड का फेज़ डिज़ाइन के साथ लिंक है, डिज़ाइन का फेज़ एनालिसिस के फेज़ के साथ लिंक है, ये सारे फेज़ आपस में लिंक है। अच्छा, चौथा फेज़ क्या होगा इसके बाद?
टेस्टिंग आप लोग को तो आता है यार, पहले पढ़ा तो नहीं है? अच्छा, चौथा फेज जो है वो है आपके पास टेस्टिंग का, ठीक है। टेस्टिंग का फेज हो गया, फिर मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस से पहले भी फेज है, ठीक है। अभी तो हम जस्ट उसको देख रहे हैं। हाँ यार, वाटरफॉल जो है ना, वाटरफॉल वगैरह, ये कुछ प्रोसेस मॉडल्स में से पढ़ा देता हूँ। एजाइल को, डेवऑप्स को उसको मैं रख लेता हूँ, उसको मैं फिर ऐसी में पढ़ाता हूँ। तो अगर कहें तो इसमें भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं उसको ऐसी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो अगले में पढ़ लेंगे ना। और आपको वैसे ही सीखना तो आप मेरे पास आए तो बता दो, इतना कोई क्या नहीं। डेवऑप्स का एक्चुअली ये है ना, देखें, एक तो हम भी थोड़े बाउंड होते हैं HEC की तरफ से, और वो कह लो अजीब सब कुछ कोर्स वगैरह बनाया होता है। तो अब ऐसी की और बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो भी करानी होती हैं। तो जब हम डेवऑप्स तक पहुँचते हैं ना, तो वो चीज़ें रह जाती हैं। एक तो लास्ट 2 ईयर्स से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि डेवऑप्स में कराऊंगा, लेकिन हम आखिरी वीक तक जब पहुँचते हैं तो सब बच्चे भी बैठ जाते हैं और फिर टीचर भी उस तक थोड़ा सा वो हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो फिर उसके लिए मैंने ये किया कि दूसरा एक कोर्स डिज़ाइन किया, अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। तो उसमें वो चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। तो आप लोगों के लिए भी जब ऐसी पढ़ाएंगे तो देखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी में ही कर देंगे और कुछ वो, तो कुछ एक्चुअली वो उसमें रमज़ान भी आ जाता था, तो ऐसी भी क्लासेस कम, बच्चे कम, तो थोड़ा वो हो गया था। तो आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डेवऑप्स वाली चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ये 3-4 पॉइंट टूल्स हैं, ठीक है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, दोबारा आते हैं, टाइम क्या, टाइम देखिए ज़रा, 4:30। अच्छा, एक 10 मिनट्स और बस, इसको कुछ स्लाइड्स हैं इसको करना है, 10 मिनट्स और, ठीक है। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? टेस्टिंग के बाद जो हमारा फेज नंबर, उसको क्या कहेंगे? 5। वो आपका हो जाएगा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में बड़ा एक इशू है। अच्छा, ये जो भी डेवऑप्स की बात की है ना, वो इसी ये डिप्लॉयमेंट को लेके काफ़ी चीज़ें हैं कि डिप्लॉयमेंट में इशूज आते हैं। मतलब मेरे सिस्टम पे काम सही कर रहा है एप्लीकेशन, आपके सिस्टम पे जब डिप्लॉय करता हो तो मसला आ रहा है। तो फिर उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, लाइक डॉकर्स हैं, हाँ, क्यूबरनेटीज वगैरह, ठीक है, क्या चीज़, तो वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, डिप्लॉयमेंट के बाद फिर 6 फेज़, हाँ, फिर वो एक ऑर्डिनरी सा फेज़ है, बस वो चलता रहता है। वो आपके पास क्या है? वो आपके पास मेंटेनेंस है, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा गुजारा कर लेना, समझ आ जाएगी। अच्छा, ये आपके पास ऐसी के फेजेस हो गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस हो गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों हम करते हैं, ठीक है, या क्यों है, तो उसका हम एक, आपको मैं एक और पिक्चर दिखा देता हूँ। इस पिक्चर को ज़रा देख लें, ठीक है, ये आपको सारी कहानी एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। क्या कहानी आपको एक्सप्लेन करेगा? कहानी आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि हमारे पास, हाँ, 2 एंटिटीज़ हैं। एक तरफ आपको वो नज़र आ रहा है, कस्टमर नज़र आ रहा है, और दूसरे एंड पे आपको वो नज़र आ रहा है। एक तरफ आपका कस्टमर हो गया, एक तरफ आपका प्रोग्रामर हो गया, ठीक है। अब अगर आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेके डायरेक्ट जाते हो इस प्रोग्रामर के पास और उससे कहते हो कोड, ठीक है, तो आप बहुत मेस क्रिएट करोगे, ठीक है, बहुत से ब्लेंडर्स करोगे कोड में। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हो तो बन जाएंगे, लेकिन लार्ज स्केल एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो वो प्रॉपर प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकता। आपको एनालिसिस मस्ट करना होगा, आपको डिज़ाइन उसका मस्ट करना होगा। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यहाँ पे एज अ ब्रिज शो किया गया है, ठीक है। ब्रिज शो करने का मकसद ये है कि ये जो पूरा ब्रिज है, मतलब इस ब्रिज से गुजर के जाना है कोड तक, रिक्वायरमेंट्स को उठाकर कोड तक ले जाने के लिए इस ब्रिज से हमें गुजर के जाना है। तो इस ब्रिज में क्या करेंगे हम? हाँ, इस ब्रिज में हम एनालिसिस करेंगे और इस ब्रिज में हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये 2 काम हमें इसमें करने हैं। उसके बाद हम कोड पे जाएंगे। जब कोड पे जाएंगे तो जब आपके पास डिज़ाइन होगा ना डेवलपर के पास, तो उसका काम आसान हो जाएगा। उसका काम आसान ऐसे हो जाएगा कि उसको सिर्फ लॉजिक को देखना होगा
और ज़्यादा सोचना नहीं होगा क्योंकि उसके पास सारी रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन आ गया, बस जस्ट उसको एक रोड मैप की तरह उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा गिवन डिज़ाइन जो है कस्टमर ये डेवलपर उसको फॉलो करे। अगर फॉलो नहीं करता तो उसको बार बार कोड करेगा, चेंजेस करेगा, कोड करेगा, चेंजेस करेगा, तो ये बार बार चेंजेस करने की कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट ये है कि इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस और ज़्यादा एरर्स आने के चांस है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो फिर ये सारी चीज़ ये आपको साथ साथ इंशाल्लाह ये चीज़ समझ आ जाएगी जब हम कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स या पैटर्न्स देखेंगे तो ये चीज़ें आपको और उसके साथ समझ आ जाएगी, ठीक है। लास्ट स्लाइड है, इसको देख लेते हैं और फिर हम सर, इसको आपने वो बात वो करते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपने कहा इसके डॉक्यूमेंटेशन है, सारे डॉक्यूमेंट है। एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, और एक तीसरा डॉक्यूमेंट भी नोट कर ले अपने पास, टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट होता है कि इस सॉफ्टवेयर को हमने टेस्ट कैसे किया था। अच्छा, मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस तो बता दिए, उसकी डेफिनेशन रहेगी। डेफिनेशन इसकी सिंपल है, देखें, दोज मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स, ठीक है, फ्रॉम विच वी कैन डेवलप अ क्वालिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, इससे भी हम थ्रू आउट द कोर्सेज हमारा वास्ता इससे भी पड़ेगा। कहने को तो ये एक वर्ड है ना, क्वालिटी। क्वालिटी से आपका क्या मतलब है? क्या चीज़? एरर फ्री क्यों कह रहा है, ठीक है, वो से मतलब है इससे, देखिए, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, स्केलेबल भी होना चाहिए, यूजिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी, हाँ कह दें, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी में आती हैं। तो अभी हम कम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। हम जो ये डिज़ाइन पढ़ेंगे तो इसमें हम ये कम्प्लेक्सिटी पे हमारा थोड़ा फोकस होगा, और हम कुछ जब डिज़ाइन के कुछ टैक्टिक्स या पैटर्न्स देखेंगे ना तो उसका कोई मकसद होगा। हम पैटर्न एम ही नहीं देखेंगे कि भाई ये पैटर्न देखेंगे तो इसका मकसद है कि भाई ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छा होगा, आपके डिज़ाइन में कम्प्लेक्सिटी कम होगी, आपके डिज़ाइन में रीयूजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उन डिज़ाइन को पैटर्न्स का पढ़ने का बेसिकली मकसद ये होगा, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये दो आपको ग्राफ्स कह लें, कुछ दो कर्व्स आपको बताई जा रही है। मकसद क्या है इनका, देखिए, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको कंपैरिजन बता रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ये आपके पास इस एक्सिस पे आपको फेलियर रेट बता रहा है और इस एक्सिस पे आपको टाइम बता रहा है। तो आपके पास कह रहा है कि स्टार्ट में आपके पास हार्डवेयर में आपके पास स्टार्ट में लेट्स से फेलियर रेट ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा से आपने उसको इम्प्रूव किया कम हो गया, फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि फेलियर रेट बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा वो भी आपको बताता हूँ। और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद वो फेलियर रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि हार्डवेयर, लेट से आप कोई भी कंपनी हार्डवेयर बना रही है, शुरू में उसको लेट से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, वो फिर इम्प्रूव करेगा, ट्राई करेगा, ठीक है, तो उसका ये प्रॉब्लम, उसने उसको एक अच्छा हार्डवेयर बना लिया, फिर कुछ टाइम के लिए वो हार्डवेयर चलेगा। तो देखिए, हार्डवेयर की भी एक लाइफ है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स, इतने जितनी भी उसकी लाइफ है, इस लाइफ के बाद उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होती है, उसमें ख़राब होना ही होना होता है, ठीक है। इसी तरफ सॉफ्टवेयर को देखें, सॉफ्टवेयर में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, मैंने कहीं पे अच्छा नहीं लिखा, सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, सॉफ्टवेयर कभी ख़राब नहीं होता। इसका मतलब इसको उस तरह कि कभी भी ख़राब नहीं होता, लेट से कोई वायरस आ जाए वो अलग इशू है, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो कोड है ना, तो लॉजिकल थिंग है ना, वो 20 साल बाद भी उसकी वही वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू इन टर्म्स के वो कोड लिखा हुआ है, कोड आप 20 साल बाद भी चलाओ चलेगा, 50 साल बाद भी चलाओ चलेगा, ठीक है। उस तरह से देखो तो उसको भी ख़राब नहीं, लेकिन हार्डवेयर 20 साल बाद उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पहली जो कर्व है वो तो आइडियलाइज कर्व है, ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि भाई शुरू में प्रॉब्लम आए फिर प्रॉब्लम नहीं आएंगे। दूसरी कर्व में आपको ये बता रहा है कि आपके पास लेट से आपने सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया, अब मज़ीद प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम कब आ रहा है? जब आप चेंज करते हो, देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, देख रहे हो ना, जब आप चेंज करते हो ग्राफ ऊपर जा रहा है, और उसके बाद फिर आपने इम्प्रूव किया नीचे आ रहा है, फिर चेंज किया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ये चेंज जो है ना, ये जो चेंज है, इसी के एक गिर्द सारा आपका ये कोर्स घूमता है, ठीक है। चेंज करने की वजह से ये फेलियर रेट का कर्व जो ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर चेंज करने से
फेलियर रेट आपका ऊपर जा रहा है तो इट्स मीन आपने अच्छा डिज़ाइन नहीं किया। और हम यही करेंगे इस कोर्स में, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कैसा होना चाहिए। हमारा डिज़ाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल से क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल से मतलब ये है कि वो जब हम उसमें वो चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सके, ठीक है। अभी जो एग्जांपल दी थी, ठीक है, कि मैं एक मॉड्यूल में चेंजेस करता हूँ तो इससे दूसरे मॉड्यूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेंजेस की, ठीक है, चेंजेस हो गई, इससे दूसरे मॉड्यूल में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यही हमारा जो है वो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इस कोर्स का। और इसीलिए आपको ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर भी आप आगे उसमें देख लोगे। और ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो पूछ लें। MS मेरा एक तो वो है सिकॉस से, और